धूलिया राणा था ना, इसने किस शेखावटी ख्याल को क्या किया था, फेमस किया था। हेला कहाँ के लोग देते हैं भाई साहब, हेला तो दौसा के लोग देते हैं या नहीं देते हैं। अली बख्शी को अलवर का रसकान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलवर का रसकान। ज्ञानी आपको मुझे बनाना नहीं है। तो भाई साहब वो गए, पुलिस कमिश्नर के घर गए और तेज चिल्ला कर बोले, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है ना तेरे बाप का है, हमारी मातृभूमि पर लगाया बंदी खाना है। मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके कि लोक नाट्य के बारे में कौन क्या क्या जानता है। कोई जानता है क्या लोक नाट्य क्या होता है? तो देखो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। परिभाषा सुनना है आपको, ध्यान रखना है, नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाना है आपको, बस सुनना है, गौर करना है, वीडियो को देखना है। आपको पीपीटी चाहिए तो आपको पीपीटी मिल जाएगी, वरना नोट्स तो आपकी हर एक किताब में मिलेंगे, बस आपके दिमाग में छपना चाहिए, वो बात ज़रूरी है। देखो फालतू की बातें हम कुछ भी नहीं करेंगे आज से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लोक नाट्य के बारे में, कल करेंगे हम लोक नृत्य के बारे में, फिर हम बात करेंगे लोकगीत के बारे में। सबसे पहली क्लास है और कल की क्लास में मुझे पता चला कि आवाज़ नहीं आई तुम्हें, तो कोई बात नहीं, उसको वापस से बता दी जाएगी। आपको हर एक स्ट्रेटेजी है वो वापस से बता दी जाएगी अगर आपको आवाज़ नहीं आई तो, या फिर उसका कोई सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन देखते हैं और उसको सॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे और आपको वीडियो मिल जाएगी। टेंशन मत लो स्ट्रेटेजी की, 30 दिन मेन स्ट्रेटेजी मिल जाएगी अब आपको। अगर आपको 50 दिन की आवाज़ में नहीं आई तो आपको बस क्लास लेनी है, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना है। देखो लोक नाट्य क्या होता है, अरे एक सीधी सी बात याद रखनी है, लोक जीवन होती है ना, उनकी कोई भी चर्चा करते हैं, उनको हम किसी अभिनय के माध्यम से, कोई नाटक के माध्यम से उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको ही लोक नाट्य बोलते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं? उसको ही लोक नाट्य बोलते हैं। लेकिन हमें परिभाषा तो पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा, हमको पूछेगा लोक नाट्य है उसमें मुझे बताओ ख्याल क्या होते हैं। तो एक लोक नाट्य में आता है ख्याल आता है। क्या आता है? ख्याल आता है। ख्याल के बारे में कौन कौन जानता है जल्दी से आपको कमेंट करना है। देखो क्या ख्याल कैसा लोक नाट्य पहले आपको बताना चाहिए। तो ख्याल होता है ना एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। कैसा लोक नाट्य है? संगीत प्रधान लोक नाट्य है। पहले मैं बोल दूं, हर एक चीज़ बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा, एग्जाम लाइक बताऊंगा, ज्ञानी आपको मुझे बनाना नहीं है। समझ आ गई बात? इसमें देखो आपको पता होना चाहिए जो ख्याल होता है ना, इसमें जो पद होते हैं उनकी जो रचना होती है उनको कैसे किया जाता है, उनको गा गा कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कैसे किया जाता है? कथानक को गा गा कर, यानी गाएंगे और गा गा कर आपको बताएंगे ख्याल के बारे में। समझ आ गई? अब एक बात और याद रखना, जो ख्याल है इसका प्रवर्तक किसको माना जाता है? नाम तो पता है ना, तो याद रखना है आपको, जो ख्याल है इसका प्रवर्तक माना जाता है मनरंग को। किसको माना जाता है? मनरंग को ख्याल का प्रवर्तक माना जाता है। इसका प्रवर्तक माना जाता है। पता है क्या? नहीं पता तो वापस सुनो। जो ख्याल होता है उसका प्रवर्तक है जो मनरंग को माना जाता है। तो आप बोलोगे ये मनरंग है जो गायकी ख्याल का प्रवर्तक है। इसका प्रवर्तक है, गायकी ख्याल का प्रवर्तक है। एक बात है, इसमें आपको याद रखना है ख्याल में कि जो पुरुष पात्र होता है, क्या जो पुरुष पात्र होता है ना, वो ही स्त्री चरित्र का अभिनय करता है। यानी कि जो ख्याल होता है इसमें स्त्री क्या नहीं लेती? स्त्री भाग नहीं लेती है। कौन करता है? जो पुरुष है वो ही स्त्री, जो स्त्री में जो बनता है वो पुरुष ही बन जाता है। समझ आ गई बात? अगर यहाँ तक बात आ गई तो अब हम बात करते हैं कुचामणी ख्याल के बारे में। ख्याल भी तो अलग अलग जगह के होंगे नहीं होंगे? हाँ जी होंगे। तो हम बात करते हैं कुचामणी ख्याल के बारे में। किस किस को पता है कुचामणी ख्याल के बारे में कि कुचामणी ख्याल है, इसमें क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो कुचामणी ख्याल है ना, इसमें लोकगीत होते हैं ना, उनकी प्रधानता होती है। लोकगीत मेन रूप से इस ख्याल में गाए जाते हैं। समझ आ गया? इसका रूप होता है ना जो गीत नाट्य बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें गीत प्रमुख है और ये क्या ख्याल क्या है? एक नाट्य है, तो ये गीत नाट्य है। कैसा ख्याल है? ये एक गीत नाट्य है, हम ये भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं जो कुचामणी ख्याल है। क्या जो कुचामणी ख्याल है इसका प्रसिद्ध कलाकार का नाम पूछ लिया आपको, तो आपको पता होना चाहिए एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा, उगमराज। क्या नाम है? उगमराज है, जो कि कुचामणी ख्याल है इसका प्रसिद्ध कलाकार है। ठीक बात है। अब जब मैंने बता दिया कि ख्याल में ही कि जो पुरुष पात्र होता है वो स्त्री का चरित्र की अभिनय करता है, स्त्री बन जाता है और अभिनय करने लग जाता है। समझ आ गई ना बात? तो कुचामणी ख्याल में भी क्या होगा? जो पुरुष होगा वही स्त्री बन जाएगा और ख्याल दिखाने लग जाएगा आपको। ठीक बात है। अब मैं पूछ लूँ कि कुचामणी ख्याल का प्रवर्तक कौन है? उगमराज क्या है
कुचामणी ख्याल का, मुझे बताओ। जो ये उगम राज जी है ना भाई साहब, ये कौन है? ये तो कलाकार है, लेकिन कुचामणी ख्याल का प्रवर्तक कौन है? बहुत बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट कुछ पूछा गया है, तो याद रखना है आपको। लच्छी राम है। कौन सा नाम है? अरे भाई लच्छी राम है। कौन सा नाम? लच्छी राम है, जिसको कि कुचामणी ख्याल का प्रवर्तक माना जाता है। समझ आ गई? अब इन्होंने कौन कौन से ख्याल की रचना की थी लक्ष्मी राम ने? जो लच्छी राम है, इसने ख्याल भी बनाए होंगे, तभी तो इनको प्रवर्तक माना जाएगा। हाँ जी, तो इसने बनाए थे मीरा मंगल। एक नाम याद रखना है, मीरा मंगल कौन सा ख्याल है? कुचामणी ख्याल है। किसने बनाया था? लच्छी राम ने बनाया था। राव रेडमल भी कौन सा ख्याल है, मुझे बताओ। जो राव रेडमल है वो भी कौन सा ख्याल है? कुचामणी ख्याल है। अगर मैं बोल दूँ गोगा चूहड़, यह भी कौन सा ख्याल है? जो गोगा चूहड़ है ना, वो भी कुचामणी ख्याल है। और किसने बनाया था? लच्छी राम जी ने बनाया था। समझ आ गई बात? वापस से बताता हूँ, देखो एक बार समझने की कोशिश करना। जो ख्याल है जो कैसा होता है, एक संगीत प्रधान होता है। ख्याल में गा गा कर बताया जाता है, ठीक है, गा गा कर प्रस्तुत किया जाता है रचनाओं को। ख्याल में स्त्री चरित्र की कोई भी रचना होगी, उसको कौन निभाएगा? पुरुष निभाएगा। ख्याल है जो गायकी ख्याल की बात करें तो उसका प्रवर्तक कौन है? मनरंग है। हम समझ आ गई? अब ख्याल के अंदर आता है कुचामणी ख्याल। कौन सा ख्याल आता है? कुचामणी ख्याल आता है। और जो कुचामणी ख्याल आता है, इसमें जो लोकगीत है, क्या? वापस बोलो। कुचामणी ख्याल है, इसमें जो लोकगीत की क्या होती है? प्रधानता होती है। इसलिए इसे गीत नाट्य भी कहा जाता है, क्योंकि कुचामणी ख्याल क्या है? एक नाटक है, और लोकगीत की प्रधानता होगी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे गीत नाट्य भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक के बारे में, तो वो कौन है? लच्छी राम है। कौन है? लच्छी राम है। याद हो रहा है या नहीं? बोलो जल्दी से। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम है। इन्होंने कौन कौन से ख्याल लिखे थे? मीरा मंगल, राव रेडमल, गोगा चूहड़ लिखा था। कुचामणी ख्याल के अगर खिलाड़ी की बात कर दूं मैं, या कलाकार की बात कर दूं, तो कौन है? उगमराज है। कौन है? उगमराज है। याद हुआ या नहीं हुआ? अगर यहाँ पर याद हो गया तो अब हम जयपुरी ख्याल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? जयपुरी ख्याल की बात कर लेते हैं। आपको पता है क्या जयपुरी ख्याल के बारे में? किस किस को क्या क्या पता है? जल्दी से कमेंट करो, फिर मैं बताता हूँ। याद रखना, जो जयपुरी ख्याल है, इसकी एक विशेष बात है कि इसमें स्त्री ही है ना, जो स्त्री चरित्र की भूमिका निभाती है, यानी स्त्री ही स्त्री बनती है। ये इम्पोर्टेंट बात है, और ख्यालों में नहीं होगा ये। बस एक जयपुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ख्याल दिखाया जाए, उसमें स्त्री ही स्त्री बनेगी, पुरुष को बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्त्री ही क्या है? आगे रहती है, तो स्त्री ही क्या बन जाती है? स्त्री चरित्र की भूमिका निभा लेती है। अरे भाई यहाँ तक समझ आ गई बात? यहाँ तक समझ आ गई तो अब मैं एक चीज़ बता दूँ आपको। इस ख्याल है, इसमें कौन कौन सी शैली के ख्याल आते हैं जयपुरी ख्याल में? तो देखो, ख्यालों के आपको नाम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नाम पता होना चाहिए। नाम क्या क्या है? जोगी जोगन। क्या है? जोगी जोगन। राइटिंग थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी, बहुत दिन हो गए मुझे लिखे हुए, इस वजह से थोड़ी ऐसी हो रही है। कान गुजरी कहाँ का है? जयपुर का है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कान गुजरी। मियाँ बीवी कहाँ का है? जयपुर का ख्याल है। ठीक बात है ना? ये इंपॉर्टेंट ख्याल है जो कि कहाँ के हैं? जयपुरी ख्याल के हैं। देखो अब आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, बात करते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में। तुर्रा कलंगी ख्याल क्या है? इसके बारे में किस किस को पता है मुझे बताओ एक बार, अगर आपको पता है तो। देखो आपको याद रखना है, जो तुर्रा कलंगी ख्याल है ना, क्या? तुर्रा कलंगी ख्याल, इसका प्रवर्तक किसको माना जाता है? अगर आप इसको पूछ ले तो आपको याद रखना है कि मेवाड़ के शाह अली है। कौन है? मेवाड़ के शाह अली है। याद रखना है आपको नाम, मेवाड़ के शाह अली है। और एक है तुकनगीर। और कौन है? तुकनगीर है। इनको क्या बोला जाता है कि भाई साहब ये है ना तुकनगीर, ये मुस्लिम संतों ने इस ख्याल की क्या की थी? रचना की थी। समझ आ गई बात? इसलिए इसका नाम पड़ गया था तुर्रा कलंगी ख्याल। इसका दूसरा नाम भी आ सकता है, इसको याद रखना, इसको माच ख्याल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माच ख्याल भी बोलते हैं, या इसको माच का ख्याल भी नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हो। अब आपको याद रखना, जो तुर्रा कलंगी ख्याल है, इसमें तो तुर्रा होता है ना, वो कौन होता है? वो महादेव को बोला जाता है। महादेव को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? महादेव को।
शिव को। और जो कलंगी होती है, क्या होती है कलंगी, वो किसका रूप माना जाता है, वो पार्वती का रूप माना जाता है। किसका रूप माना जाता है, पार्वती का। बहुत बार पूछ लेता है तो आपको यही याद होनी चाहिए। अब मैं एक चीज बता दूं क्या आपको, जो ये ख्याल है ना, जब कहाँ कहाँ की फेमस है, तो आपको याद रखना है गोसुंडा। कहाँ की है, गोसुंडा। गोसुंडा कहाँ पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़। निम्बा हेड़ा की, कहाँ की है, निम्बा हेड़ा की। बहुत फेमस है गोसुंडा और निम्बा हेड़ा, चित्तौड़गढ़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये ख्याल है तुराखलंगी ख्याल, इसका प्रचार या इसका मुख्य माध्यम क्या है, तो ये याद रखना है। इसका जो मुख्य माध्यम है ना, जो कालमीय रचना होती है। ये पूछेगा नहीं, बहुत कम पूछ सकता है, बहुत कम चांस है, लेकिन याद रखो फिर भी कालमीय रचना होती है। क्या होती है, काल में रचना होती है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ना, जो लोक समाज है उसमें दंगल के नाम से जाना जाता है। जो ये कालमीय रचना होती है ना, इनको लोक समाज होता है, उसमें इसको दंगल के नाम से भी जाना जाता है। पूछता नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब आपको पता होना चाहिए जो तुराखलंगी ख्याल है, इसके फेमस, इसके कौन, इसके फेमस कलाकार कौन है, तो ये याद है क्या आपको, जयदयाल सोनी। किस किस को याद है, जयदयाल सोनी है ना। कौन है, जयदयाल सोनी, वो तुरंग ख्याल के फेमस कलाकार हैं। ये लोक नाट्य है, आपको पता ही होगा, लेकिन ये एक ऐसा लोक नाट्य है जिसमें कि दर्शक के भाग लेने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और ये एक गैर व्यवसायिक है, ये व्यवसायिक नहीं है। ये कैसा है, ये गैर व्यवसायिक है। तो कई बार पूछ लेता है कि ये व्यवसायिक ख्याल है या नहीं है, तो आपको याद रखना होना ये कैसा है, ये गैर व्यवसायिक है। समझ आ गई यहाँ तक बात। अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो मैं एक चीज बता दूँ आपको, जो ये ख्याल है इनका प्रारंभ कैसे हुआ था। जो भी ये ख्याल मैं बता रहा हूँ आपको, इसका प्रारंभ दो दलों की बैठक में सवाल जवाब के साथ शुरू हुआ था। क्या सवाल जवाब के साथ शुरू हुआ था, तो इसको क्या बोलते हैं, शास्त्रार्थ बोलते थे पहले। आपने कई नाटक देखे होंगे, उसमें बोलते हैं आओ शास्त्रार्थ कर ले। और उसी से इन ख्यालों के बारे में शुरुआत हुई थी। समझ आ गई बात। अगर यहाँ तक समझ आ गई, मैंने बता दिया आपको तुराकलंगी ख्याल है किसने, मेवाड़ के साय अली और तुकनगी ने शुरू की थी। गोसुंडा निम्मा हेडा की फेमस है चित्तौड़गढ़ में। इसका दूसरा नाम माच का ख्याल भी बोला जाता है। तुर्रा महादेव शिव को बोला जाता है। पार्वती होता है जो किसको, कलंगी को बोला जाता है। जयदयाल सोनी है जो कि फेमस इसके कलाकार हैं। और यह गैर व्यवसायिक ख्याल है। यहाँ तक समझ में आ गई, तो अब हम बात करते हैं शेखावाटी ख्याल के बारे में। किस किस को पता है शेखावाटी ख्याल के बारे में, शेखावाटी ख्याल के बारे में कौन कौन जानता है, और कौन कौन मुझे बताएगा शेखावाटी ख्याल के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो शेखावाटी ख्याल है ना, क्या जो शेखावाटी ख्याल है, इसके रचनाकार और इसके मुख्य कलाकार एक बहुत फेमस इंसान है। आपको पता है कि कौन है वो, जल्दी से बोलो नाम। नानूराम है। कौन है, नानूराम इनके फेमस इंसान है जिसने कि शेखावाटी ख्याल की क्या की थी, रचना की थी। और यही इसके क्या थे, कलाकार थे। ठीक बात है। नानूराम ने कौन कौन सी ख्याल लिखी है, वो कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो नानूराम जी है शेखावाटी ख्याल में, इसने लिखी थी हीर रांझा की। किसने की लिखी थी, हीर रांझा की। हरीश चंद्र की, किसकी, हरीश चंद्र की। भरतहंता की, जयदेव कलाली की। ढोला मारवण की, बहुत बार पूछा गया है। इन ख्यालों की रचना की थी। बहुत सारे ख्याल थे, इनमें से फेमस फेमस का नाम बता रहा हूँ मैं। एक तो हीर रांझा थी, जयदेव कलाली थी, हरिचंद्र थी, भरतहंता थी, और ढोला मारण किसकी ख्याल थी, तो याद रखना नानूराम की ख्याल थी। और शेखावाटी ख्याल है, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक बात है। एक नानूराम का शिष्य हुआ, क्या था, एक नानूराम का शिष्य हुआ था, उसका नाम था धूलिया राणा। क्या, धूलिया राणा था ना, जिसने कि शेखावाटी ख्याल को क्या किया था, फेमस किया था। नाम क्या था, धूलिया राणा था। क्या नाम था, याद रखना है, धूलिया राणा था, जिसने कि क्या किया था, शेखावाटी ख्याल को बहुत ही ज्यादा फेमस किया था।
यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो अब हम बात करते हैं हेला ख्याल के बारे में। हेला कहाँ के लोग देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। हेला कहाँ के लोग देते हैं भाई साहब, हेला तो दौसा के लोग देते हैं या नहीं देते हैं। दौसा में एक जगह है लालसोट, वहाँ के लोग देते हैं। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये कहाँ की फेमस है, ये लिख लो। दौसा लाल सोट की फेमस है हेला ख्याल। समझ आ गई बात। सर्वाधिक फेमस है। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग होता है, जो हेला ख्याल होती है इसमें नौबत आ जाती है, इसलिए इसमें वाद्य यंत्र कौन सा फेमस होता है, नौबत वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। यह क्या होता है, एक लंबी आवाज में किसी को चिल्लाते ना तो क्या बोलते हैं, हेला देना। क्या बोलते हैं, हेला देना। तो लंबी टेर आवाज में ये ख्याल गाई जाती है। ये कहाँ कहाँ की फेमस है, मेन रूप से तो दौसा लालसोट की है। उसके अलावा आपको सवाई माधोपुर की भी मिल जाएगी। कहाँ की, सवाई माधोपुर की भी मिल जाएगी, करौली की भी मिल जाएगी। यहाँ की भी ये ख्याल की जाती है और प्रसिद्ध है। इसके मुख्य प्रवर्तक की बात कर दे तो इसका मुख्य प्रवर्तक है ना, वो शायर होता है। कौन होता है, शायर है। ठीक बात है, यहाँ तक समझ आ गई। तो अब हम बात करते हैं कन्हैया ख्याल के बारे में। कन्हैया ख्याल के बारे में कौन कौन जानता है मुझे बताओ। अगर कोई कन्हैया ख्याल के बारे में जानता है तो मुझे जल्दी से बता दो। कौन जानते हैं कन्हैया ख्याल के बारे में, जो कन्हैया ख्याल है, जो कहाँ कहाँ की फेमस है। तो आप बोल दोगे भाई साहब कन्हैया ख्याल, कन्हैया भगवान के बारे में। तो भाई साहब ब्रज में है, ब्रज में क्या आता है, भरतपुर आता है या नहीं आता, जी हाँ। सवाई माधोपुर आता है या नहीं आता, हाँ। करौली आता है या नहीं आता, हाँ। धौलपुर आता है या नहीं आता, जी आता है। तो यहाँ की फेमस है भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की फेमस है। ठीक बात है, समझ आ गई, यहाँ तक नहीं आई मुझे बात। और जो ये है भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, उसमें कन्हैया ख्याल है ना, इस नाम से फेमस है। तो आपको याद रख लेना, इसको बोलते हैं कन्हैया के दंगल। क्या बोलते हैं, कन्हैया के दंगल नाम से फेमस है। कन्हैया के दंगल नाम से ये फेमस मानी जाती है। अगर यहाँ तक आप बता दोगे तो मैं आपको एक और चीज़ पूछ लूँ क्या, कौन कौन रेडी है बताओ। ये ख्याल है ना किस पर आधारित होती है। अगर कन्हैया ख्याल की मैं बात कर दूं तो आपको पता होना चाहिए, जो कन्हैया ख्याल है, जो रामायण और महाभारत है, उसके जो कथानक होते हैं ना उन पर आधारित है। रामायण और महाभारत के। यहाँ तक कौन कौन बता देगा इसके बारे में। अगर यहाँ तक आप बता दोगे तो अब हम बात करते हैं अली बख्शी की ख्याल के बारे में। बहुत फेमस है अली बख्शी की ख्याल। आपको पता है क्या अली बख्शी के बारे में, आपने नाम तो बहुत बार सुना होगा। किस किस ने सुना है अली बख्शी का नाम, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। अली बख्शी का नाम किस किस ने सुना है। अगर आपने सुना है क्या अली बख्शी का नाम। अगर अली बख्शी का नाम नहीं सुना तो आपको क्या बोला जाए। अली बख्शी को अलवर का रसखान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलवर का रसखान। याद रखना है, अलवर का रसखान किसे बोला जाता है, अली बख्शी को अलवर का रसखान बोला जाता है। समझ आ गई। अली बख्शी के ख्याल कहाँ पर फेमस है, जब ये अलवर का रसखान है तो इनके ख्याल भी कहाँ पर फेमस है, अलवर में फेमस है। ठीक बात है। अलवर में एक ठिकाना है मुंडावर ठिकाना, उसके राजा थे अली बख्श को इस ख्याल का जन्मदाता माना जाता है। किसको माना जाता है, वापस से बोलो। अलवर के मुंडावर ठिकाने के राजा थे अली बख्श। कौन थे, अली बख्श। उनको ही अली बख्शी ख्याल का जन्मदाता माना जाता है। समझ में आ गई बात। इसको आप याद कैसे रखोगे, अली बख्श से अलवर, क्या, अली बख्श से अलवर और अलवर का रसखान। याद हो गए ना सब। किस पे, ए पर है। अगर यहाँ तक बात आ गई तो अब हम बात करते हैं भेंट के दंगल के बारे में। भेंट का दंगल क्या है, किसको पता है, किसको पता है क्या भेंट का दंगल क्या होता है, मुझे बताओ। दंगल मूवी ने की बात नहीं कर रहा मैं, भेंट के दंगल की बात कर रहा हूँ। भाई साहब आपको याद रखना है, धौलपुर का पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, इनके बहुत फेमस है। जो भेंट का दंगल होता है इसका मतलब होता है भेंट हो रही है लोगों की, हो रही या नहीं हो रही। यानी कि धौलपुर का पहाड़ी क्षेत्र है ना, जो तो फेमस है इनके लिए। कहाँ का क्षेत्र फेमस है, मेरे साथ साथ बोलो। पहाड़ी क्षेत्र तो फेमस होती है। इनका आयोजन होता है ना, जो कोई मान्यता को बुलावा होता है या मान्यता का बुलावा से जुड़ा होता है, ये समझ सकते हो। आयोजन कब होता है, कोई मान्यता को बुलावा से। पूछेगा नहीं वैसे तो ये, लेकिन मैंने बता दिया।
ठीक बात है। अब हम बात हैं डफाली ख्याल के बारे में। इसके बारे में बात कर रहे हैं, डफाली ख्याल के बारे में बात कर रहे हैं। किस किस को पता है डफाली ख्याल के बारे में, कौन बता सकता है? डफाली ख्याल है वो कहाँ की फेमस है? तो याद रखना, डफाली ख्याल एक तो अलवर की फेमस है, भरतपुर की फेमस है, और विशेषकर लक्ष्मणगढ़ की फेमस है। लक्ष्मणगढ़ पर ज़्यादा जोर इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ ये पूछेगा आपसे डफाली ख्याल की। अलवर भरतपुर तो और ख्याल फेमस है, लेकिन विशेषकर कहाँ की है? लक्ष्मणगढ़ की फेमस है। किस किस को यहाँ तक याद हो गया मुझे बताओ? अगर यहाँ तक बात का हो गई याद, तो अब हम अगली ख्याल की बात करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? डोडिया ख्याल। क्या बोलते हैं? डोडिया ख्याल बोलते हैं। डोडिया ख्याल आपने किताबों में देखा होगा क्या, या किसी टीचर के पास पढ़ा हो गया क्या? मुझे बताओ तो ये कहाँ की है? किसी ने बताया नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। बताया होगा क्या? मुझे बताओ। जो डोडिया ख्याल है ना, ये याद रखना आपको, यह हाड़ौती क्षेत्र की फेमस है। कहाँ की फेमस है? हाड़ौती क्षेत्र की फेमस है। समझ आ गई या नहीं आ गई यहाँ तक बात? ये डोडिया ख्याल है जो कहाँ की फेमस है या कहाँ पर प्रचलित है? हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक बात है ना? अब बात करता हूं मैं जो डोडिया ख्याल के बारे में, आपको पता चल गया। तो जो कठपुतली ख्याल होती है ना, इसको क्या बोला जाता है? आगे लिख लेता हूं मैं। लिख लूं क्या? आगे लिख लूं क्या, या यहीं पर लिखूं? मुझे बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं। जो कठपुतली ख्याल होती है ना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, फैक्ट है, याद रखना। जो कठपुतली ख्याल होती है, इसको नाटकों का जन्मदाता बोला जाता है। क्यों? कठपुतली दिखाने आता है तो क्या करते हैं? नाटक ही तो करते हैं। ऐसे बोल सकते हो नहीं बोल सकते? हाँ जी, तो नाटकों का जन्मदाता है। कौन है? कठपुतली ख्याल को क्या बोला जाता है? नाटकों का जन्मदाता बोला जाता है। अब मैं बोल दूं बगडावत लोक गाथा के प्रमुख पात्र क्या होती है? एक लोक गाथा है, उसका नाम है बगड़ावत। क्या है? बगड़ावत लोक गाथा है। उसका जो प्रमुख पात्र होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको याद रखना आप। एक नाम आ जाएगा जमेती क्या है। एग्जाम में पूछा गया है कि जमेती क्या है, तो आप बोलोगे बगड़ावत लोक गाथा का क्या है? पात्र है। लोक गाथा है, ये लिख लिया मैंने। लोक क्या है? लोक गाथा है। बगड़ावत क्या है? एक लोक गाथा है। उसका जो पात्र होता है उसको क्या बोलते हैं? जमेती बोलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं मैं। अब मैं एक चीज और पूछ लेता हूं मैं। किशनगढ़ी ख्याल के बारे में आपने सुना होगा। किशनगढ़ी ख्याल को फेमस किसने करवाया था? मुझे बता दो ये। किशनगढ़ी ख्याल को फेमस किसने करवाया? तो याद है क्या आपको? एक बहुत नाम फेमस है किशनगढ़ का, तो बंसीधर। याद है ना? हाँ जी, तो बंसीधर ने क्या करवाया था? किशनगढ़ ख्याल को फेमस करवाया था। ये चीजें आपको समझ आई या नहीं आई? समझ मुझे बताओ। एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। और हमारे ख्याल है जो को इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी। एक बार से रिवीजन करवा देता हूँ मैं। करवा दूँ क्या? बोलो। देखो हम बात करते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल की। याद रखना, मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर ने शुरू किया था। ठीक बात है ना? किसने किया था? मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर ने शुरू किया था। तुर्रा कलंगी ख्याल होती है, इसको माच का ख्याल नाम से जाना जाता है। तुर्रा कौन होता है? महादेव शिव को माना जाता है, और कलंगी का अवतार किस पार्वती को माना जाता है या उनसे संबोधित किया जाता है। ठीक बात है। ये गैर व्यावसायिक होती है। जय दयाल सोनी ने क्या किया था इसको? बताओ मुझे, क्या किया था? कलाकार थे, समझ सकते हो। आगे बात करते हैं हम शेखावटी ख्याल के बारे में। शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक किसको माना जाता है? नानूराम को माना जाता है। यही क्या थे? इसके कलाकार थे। इन्होंने कौन कौन सी लिखी थी? हीर रांझा लिखी थी, जयदेव कलाले लिखी थी, हरिचंद्र लिखी थी, भरतहंता लिखी थी, ढोला मारण बहुत फेमस है। किसने लिखी थी? शेखावटी ख्याल के नानूराम ने लिखी थी। ठीक बात है। इसको फेमस किसने करवाया था? नानूराम था। इसका ही शिष्य था। कौन था? धुलिया राणा था, जिसने कि शेखावटी ख्याल को फेमस करवाया था। अब हम बात करते हैं हेला के बारे में। किसके बात करते हैं? हेला ख्याल के बारे में बात करें। हेला कहाँ के लोग देते हैं? दौसा के लोग देते हैं। दौसा कहाँ के लोग देते हैं? लालसोट के लोग देते हैं। साथ साथ में और लोग भी देने लग जाते हैं। सवाई माधोपुर करौली के लोग भी हेला देने लग जाते हैं। जो हेला ख्याल होती है उसमें कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग आता है? भाई हेला कब देते हैं? जब कोई नौबत आ जाती है तो नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक बात है। हेला का प्रवर्तक शायर को माना जाता है। अब बात करते हैं कन्हैया ख्याल के बारे में। कन्हैया ख्याल किसके बारे में होती है? रामायण और महाभारत के बारे में होती है। कन्हैया
नाम से पता चल रहा है, ब्रज की बात आ रही है तो ब्रज से जुड़े हुए लिख सकते हो आप जिले, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक बात है ना। यहाँ पर इसको कन्हैया दंगल के नाम से जाना जाता है। अली बख्शी ख्याल अलवर के रसखान है। ठीक बात है। इनको ही क्या माना जाता है, जो अलवर के रसखान है इनको ही क्या माना जाता है, मुझे बताओ जल्दी से। अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अलवर के मुंडावर ठिकाने के राजा अली बख्श थे, उन्होंने ही इस ख्याल की क्या की थी, रचना की थी। तो वही कौन थे, जन्मदाता माने जाते हैं। अब बात करते हैं भेंट का दंगल। पूछा नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है। इसका मतलब होता है आयोजन या मान्यताओं को बुलावा देने के लिए किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, बाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। अब हम बात करते हैं डबपाली ख्याल के बारे में। डबपाली ख्याल कहाँ कहाँ की फेमस है, तो याद रखना अलवर, भरतपुर, लक्ष्मणगढ़ फेमस है, लक्ष्मणगढ़ की ज़्यादा फेमस है। डोडिया ख्याल कहाँ की है, हाड़ौती क्षेत्र की है। अब कुछ फैक्ट है, कठपुतली ख्याल है जिसको कि नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। बगड़ावत है, कौन है, बगड़ावत है। इसको क्या बोला जाता है, मुझे बोलो, साथ साथ मेरे साथ बोलो, बगड़ावत है। ये क्या होता है, बगड़ावत एक लोक गाथा होती है, उसका पात्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, जमेत्री बोला जाता है। अब मुझे बताओ किशनगढ़ का जो फेमस कौन है, मुझे बताओ कौन है किशनगढ़ का फेमस, यानी किशनगढ़ी ख्याल को फेमस किसने करवाया था, अरे भाई बंसीधर शर्मा ने करवाया था। तो किशनगढ़ के फेमस भी कौन है, बंसीधर शर्मा है। समझ आ गई। तो यहाँ पर आपके ख्याल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कंप्लीट हो गए। मैंने उतना ही बताया है जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जितना आप कवर कर सकते हो, वरना लिखने के लिए तो 100 बातें हो रही, लेकिन उन पर आपको ध्यान नहीं देना। अभी वही करना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं रम्मत के बारे में। मुझे बताओ रम्मत के बारे में आप जानते हो या नहीं जानते। रम्मत के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो रम्मत है, जो जैसलमेर और बीकानेर है, वहाँ पर होली के अवसर पर की जाने वाली क्या है, ख्याल है। इसको ही क्या बोला जाता है, रम्मत बोला जाता है। तो रम्मत भी है क्या है, ख्याल है। समझ आ गई या नहीं आ गई बात, आ गई या नहीं आ गई बात। लेकिन इनको बोला क्या जाता है, इनको रम्मत बोला जाता है। कब की जाती है ये, होली के अवसर पर की जाती है। कहाँ पर की जाती है, जैसलमेर और बोलो बाड़मेर या बीकानेर। कंफ्यूज हो गए तो ऐसे में याद रखना, जैसलमेर और बीकानेर में, बाड़मेर नहीं करना। कहाँ क्या करना है, बीकानेर करना है। ठीक है ना। अब आपको ये भी याद रखनी है एक बात, जो रम्मत होती है जो कब आयोजित की जाती है, तो याद रखना है जो रम्मत होती है जो होली के अवसर पर, मैंने बता दिया। तो होली कब आती है, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से शुरू होती है। कब होती है ये, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से शुरू होती है। अगर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से शुरू होती है और कब तक चलती है बताओ, चतुर्दशी यानी कि 14 तक चलती है। समझ आ गई या नहीं आ गई बात। और देखो जो ये रम्मत होती है ना, इसमें एक बहुत ज़्यादा फेमस रम्मत है, पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा रम्मत की जाती है। वो ज़्यादा ही फेमस है जैसलमेर और बीकानेर में। कौन सी, पुष्करणा ब्राह्मणों की रम्मत, पुष्करणा ब्राह्मणों की रम्मत वो ज़्यादा फेमस है। अब वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना नगाड़ा प्लस ढोलक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किस किस का किया जाता है, नगाड़ा और ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब एक फेमस रम्मत है बीकानेर में, हिडाऊ मेरी की रम्मत। बीकानेर में एक फेमस रम्मत है, हिडाऊ मेरी की रम्मत। फेमस है या नहीं है मुझे बताओ, आपने तो बहुत बार नाम सुना होगा इसके बारे में, तो हर किसी को रटा ही होता है। हिडाऊ मेरी की रम्मत के बारे में रटा होता या नहीं होता, आपको रटा है क्या, मुझे बताओ जल्दी से। मुझे बताओ आपको रटा हुआ है क्या। तो इसका सूत्रपाल क्या होता है, मुझे बता दो अगर रटा हुआ है तो। इसका सूत्रपाल होता है कि जो हिडाऊ मेरी है, इस रम्मत का जो सूत्रपात होता है वो कौन है, जवारजी पुरोहित ने किया था। ठीक बात है ना। किसने किया था, हिडाऊ मेरी की रम्मत है, इसका सूत्रपात किसने किया था, तो याद रखना है आपको, जवाहर जी ने किया था। किसने किया था, जवाहर जी पुरोहित ने किया था। समझ आ गई बात यहाँ तक है। ये क्या है, जो ये हिडाऊ मेरी रम्मत है ना, जो आदर्श पति पत्नी पर आधारित रम्मत है। किस पर आधारित है, आदर्श पति पत्नी पर आधारित है। समझ आ गई बात, यहाँ तक आ गई या नहीं आ गई। पति ऐसा आ गया था, पति छोटा होता है ना, हाँ, पति पत्नी पर आधारित रम्मत है। अब एक रम्मत और है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, और इस पर तो भाई इसके तो क्या कहने, ये फेमस है जैसलमेर की रम्मत। याद रखना है आपको, एक जैसलमेर की रम्मत है तेज कवि की रम्मत।
क्या है? तेज कवि की रम्मत। और तेज कवि ने ही एक रम्मत लिखी थी, स्वतंत्रता। बोलो आगे नाम, हर किसी को याद होता है, बावनी। स्वतंत्रता बावनी के रम्मत की रचना की थी। और जो तेज कवि थे ना, इन्होंने रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। क्या किया था? रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था। जो रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था, इन्होंने स्वतंत्रता के टाइम पे एक रम्मत लिखी थी, स्वतंत्रता बावनी की रम्मत, जिसे स्वतंत्रता बावनी की रम्मत भी कहते हैं। ये इन्होंने महात्मा गांधी जी को भेंट की थी। किसको की थी? महात्मा गांधी जी हैं, उनको स्वतंत्रता बावनी रम्मत गिफ्ट की थी। तो जब गिफ्ट की थी, तो क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने इनकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे। और जब गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए, तो तेज कवि को ये बात पता चली। तो भाई साहब वो गए, पुलिस कमिश्नर के घर गए और तेज चिल्लाकर बोले, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है ना तेरे बाप का है, हमारी मातृभूमि पर लगाया बंदी खाना है। पता नहीं उन्होंने क्या बोला था, बंदी खाना बोला था या कुछ बोला था, लेकिन किताबों में तो बंदी खाना लिखा हुआ आता है। ऐसे समझ सकते हो आप। ये किसने बोला था? ये तेज कवि ने बोला था। किसने बोला था? तेज कवि ने बोला था। इस हिसाब से आपको ये रम्मत कभी भूल ही नहीं सकते आप, तो आपको हमेशा याद रहेगी। रम्मत में एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो रम्मत होती है ना, उसमें रंगमंचीय सजावटें नहीं होती है कि एक रंगमंच होगा उसमें सजावट कर दी जाएगी, वो चीज़ें नहीं होती है रम्मत में। अब देखो मैं बात करता हूँ। अब देखो एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको, जो रम्मत खेलता है ना, और रम्मत खेलने वाले को खेलार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेलार बोलते हैं। याद रखना कौन होता है ये रम्मत को खेलता है। और जो रम्मत का मुख्य कलाकार होता है, उसको बोलते हैं टेरिये। क्या बोलते हैं उसको? उसको टेरिये बोलते हैं। समझ आ गई या नहीं आ गई यहाँ तक बात? अगर यहाँ तक बात आ गई, तो आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पर बताना भूल गया था। जो इन्होंने जो अखाड़ा शुरू किया था ना तेज कवि ने, वो एक कंपनी का नाम दिया, तो उसको बोला गया था श्री कृष्णा कंपनी। क्या बोला गया था? श्री कृष्णा कंपनी के नाम से अखाड़ा प्रारंभ किया था। वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया था। और इन्होंने जो भेंट की थी, वो की थी 1943 में। कब की थी भेंट? 1943 में की थी। आपको ये भी याद होना चाहिए। और रम्मत होता है ना, इसमें एक चीज आपको पूछी जा सकती है कि जो रम्मत होती है, इसमें एक पाटा संस्कृति होती है। वो क्या होती है? यानी कि जो रम्मत होती है, उसमें पाटा संस्कृति क्या होती है। तो बीकानेर में जो रम्मत का प्रदर्शन किया जाता है ना, वो बड़े बड़े तख्तों पर किया जाता है, बड़े बड़े पाटों पर किया जाता है, उस पर खड़ा होकर किया जाता है। उसको ही बोलते हैं पाटा संस्कृति। यहाँ तक समझ आ गई या नहीं आ गई बात? अगर यहाँ तक समझ आ गई बात, यहाँ तक हर एक चीज़ समझ आ गई, तो रम्मत क्या है? एक आपको पता है, संगीत लोक नाट्य है। रम्मत एक ख्याल है, लोक नाट्य है। समझ आ गई बात? अब रम्मत के कुछ कलाकारों के नाम आपको पता होने चाहिए, जिसके नाम मैं बता देता हूँ आपको, जो पूछे जा सकते हैं इस बार, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। मनीराम व्यास हैं। कौन है? मनीराम व्यास रम्मत के हैं। इनके अलावा कौन है? फागू महाराज है। बोलो कौन है? फागू महाराज है। इनके अलावा कौन है? सुआ महाराज है। कौन है? सुआ महाराज है। और सकमल और तुलसीदास भी है। कौन है? सकमल और तुलसीदास भी है। समझ आ गई यहाँ तक बात? और एक बात और याद होनी चाहिए आपको, रम्मत के बारे में हर एक फैक्ट बता रहा हूँ। जो रम्मत होती है ना, रे से रम्मत और रे से क्या आता है? रामदेव जी। रे से रम्मत और रे से क्या आता है? रामदेव जी। यानी कि रम्मत शुरू होने से पहले किसके भजन गाए जाते हैं? रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। किताबों में आपको बहुत कम में मिलेगा ये। और इसमें है ना, जो रम्मत होती है, इसमें गणपति वंदना होती है। क्या होती है? गणपति वंदना होती है। जिसमें कि किसका वर्णन होता है? चौमासे का वर्णन होता है। चौमासा आप जानते हो कि क्या होता है? मानसून होता है, उसको बोलते हैं चौमासा। यानी इसमें किसका वर्णन होता है? चौमासे का वर्णन होता है। ठीक बात है। रम्मत होती है ना, उसमें देवी देवताओं की पूजा से संबंधित गीत गाए जाते हैं। और उन्हें क्या बोला जाता है? मुझे बताओ। देवी देवताओं से जो
देवी देवताओं से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? किसी को याद है क्या? अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपको सोचने की कोशिश करनी है। मैं उस हिसाब से वन शॉट बना रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से रिवीजन हो सके, देवी देवता हो और जिसको नहीं पता उसको याद भी हो सके। तो जो देवी देवता हो के जो गीत गाए जाते हैं उनको बोला जाता है, बोलो, लावणी। क्या बोला जाता है? लावणी कहा जाता है। ठीक है, लावणी ये होती है जो देवी देवताओं के क्या होते हैं मुझे बताओ? गीत होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लावणी बोलते हैं। एक होता है लावणी गीत। याद रखना, लावणी गीत अलग है और जो देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं उनको वहां पर लावणी कहा जाता है। वो चीजें अलग है, दोनों अलग अलग है, तो इसमें डिफरेंस कर लेना। समझ आ गई बात? अब मैं पूछ लूं, अगर आपको रम्मत होता है उसमें खेल करता है, ख्याल होगा उसमें खेल ही तो होगा। हाँ जी, यानी कि रम्मत में अभिनय करने वाला, रम्मत में अभिनय करने वाले को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, रम्मत में अभिनय करने वाले को खेलार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेलार बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई? समझ आ गई तो आपके लिए रम्मत भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं तमाशा के बारे में। तमाशा, तमाशे के बारे में क्या होता है आप जानते हो क्या? कोई भी क्या, अगर जयपुर में आप जाओगे तो आप सुनोगे, अरे क्या तमाशा दिखा रहे हो चिया, यानी तमाशा, तमाशो, तमाशा, समझ गए ना? तो तमाशा है जो कहाँ का फेमस है? तो याद रखना ये जयपुर की एक लोक नाट्य शैली है। तो कहाँ का फेमस है? जयपुर का है। लोक नाट्य शैली है, कहाँ की है? जयपुर की है। कहाँ की शैली है? जयपुर की है। ये वैसे तो होता है महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र से कहाँ पर आया है? जयपुर में आया था। किसके काल में आया था मुझे बताओ? तो ये याद रखना है आपको, महाराजा प्रताप सिंह के, महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था जयपुर में। समझ आ गई बात? प्रताप सिंह ने तमाशा के प्रमुख कलाकार को आश्रय दिया था। उन कलाकार का नाम याद रखना चाहिए आपको। एक थे बंशीधर भट्ट। कौन थे? बंशीधर भट्ट थे। एक बात है ना? और बंशीधर भट्ट को तो आश्रय दिया और बताया कि यार जयपुर में चलाओ, तुम आराम से चलाओ, तमाशा दिखाओ। अब मैं बात कर दूं, जो जयपुर में इसकी शुरुआत होती है वो किससे मानी जाती है? कौन से तमाशे से मानी जाती है? तो याद रखना, धमाका मंजरी से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? धमाका मंजरी से मानी जाती है। कि धमाका ही दिखा दिया उन्होंने जयपुर में, तो बोल दिया कि तमाशा शुरू कर दो। ऐसे याद कर सकते हो। अब आपको एक बात और याद रखनी है। अगर आपने याद रख लिया महाराजा प्रताप सिंह के बारे में कि महाराजा प्रताप सिंह ने के टाइम पे क्या था, इन्होंने आश्रय दिया था, लेकिन आपको राम सिंह द्वितीय को भी नहीं भूलना है। राम सिंह द्वितीय ने भी क्या दिया था? आश्रय दिया था इस कलाकार के कलाकारों को। समझ आ गई बात? एक मैं बात कर दूं, ये मैं चीज बताना भूल गया आपको शुरू में, जो तमाशा होता है ना, जो हमेशा खुले मंच पर होता है। कहाँ पर होता है? खुले मंच, खुले खाले जगह पर होता है। और जो खुले मंच होता है यानी तख्ते बिछा दिए जाते हैं और वहाँ पर होता है तमाशा। ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर आदमी है तमाशा करेगा। समझ आ गई बात? यहाँ पर लोग खड़े होंगे, देखो ड्राइंग कितनी अच्छी बनाऊँ या हूँ तुम्हारे लिए। समझ आ गई ना बात? और जो ये खुला मंच होता है इसको बोलते हैं अखाड़ा। क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं। यहाँ तक किस किस को बात आ गई? समझ आ गई बात? अगर आपको तमाशा समझ आ गया है, अब हम बात करते हैं नौटंकी के बारे में। मुझे बताओ, नौटंकी होती है उसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कहाँ की फेमस है नौटंकी? नौटंकी फेमस है, कहाँ के लोग बोलते हैं कि नौटंकी मत कर? तो आप बोलोगे सवाई माधोपुर। कहाँ के लोग बोलते हैं? सवाई माधोपुर के, करौली के, धौलपुर के और भरतपुर के। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं कि अरे नौटंकी मत कर। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर के लोग बोलते हैं। ठीक है ना? और आपको याद रखना है, ये अलवर और गंगापुर में भी फेमस है। कहाँ कहाँ पर फेमस है? गंगानगर में भी फेमस है और अलवर में भी फेमस है। ये आपको याद रखनी है। ये किससे प्रभावित है? जो नौटंकी है ना, जो एक उत्तर प्रदेश में कला होती है, उसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश में हाथरसी शैली। क्या है?
उत्तर प्रदेश में कला है हाथरसी शैली, उससे नौटंकी को प्रभावित माना जाता है। ठीक बात है ना। भरतपुर में हाथरसी शैली की ही नौटंकी की जाती है, याद रखना। भरतपुर में किसकी? हाथरसी शैली की ही नौटंकी की जाती है। समझ आ गई यहाँ तक बात? अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो ये नौटंकी होती है इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए इसको नौटंकी बोला जाता है। नहीं आई ना समझ? देखो रिवीजन करवा देता हूँ मैं। देखो नौटंकी 9 नाम आ रहा है, यानी 9 तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। समझ आ गई? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर की फेमस है। भरतपुर में हाथरसी शैली की नौटंकी की जाती है। जो हाथरसी शैली है वो कहाँ की है? यूपी की है, और उसी से इंस्पायर है, ऐसे बोल सकते हैं। कौन? नौटंकी। समझ में आ गई? उसी से प्रभावित है। और गंगानगर और अलवर में भी नौटंकी फेमस है। अब हम बात करते हैं, अगर नौटंकी के बारे में बात हो गई है तो स्वांग के बारे में बात नहीं करेंगे क्या? ये हो सकता है क्या? तो मुझे बताओ स्वांग के बारे में क्या पता? अरे क्या स्वांग धर लियो तू, सुना होगा आपने। स्वांग का शाब्दिक अर्थ ही होता है, क्या होता है? स्वांग का शाब्दिक अर्थ होता है ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में मान्यता, चरित्र तथा देवी देवताओं के हूबहू जो वेशभूषा धारण कर लेता है, उनके चरित्रों की नकल करना। नहीं समझे? अरे स्वांग का मतलब ही क्या होता है कि मान लो किसी ने, कोई ऐतिहासिक पौराणिक लोग हैं या देवी देवताएं हैं, उनकी वैसी की वैसी ड्रेस पहन लिया, उनकी नकल करने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? स्वांग बोलते हैं। समझ आ गई बात? उनके चरित्र की नकल करने लग जाए, यानी कि अरे क्या स्वांग दिखा रहा है तू, ऐसा सुना होगा आपने। सीधी सी बात रखना, भेरूपिया, ठीक है ना, उसको स्वांग ही समझ लेना। समझ गए? इसलिए इसके कलाकार को क्या बोला जाता है? भेरूपिया बोला जाता है। भेरूपिया तो आपने देखा होगा ना, उसको ही बोलते हैं स्वांग। ये कला है, ठीक बात है। और स्वांग के लिए आपको पता होना चाहिए कि जानकी लाल भांड को कौन भूल सकता है? तो भीलवाड़ा के जानकी लाल भांड है ना, कौन है? बहुत बार पूछा गया है। भीलवाड़ा के हैं जानकी लाल भांड। कौन है? भीलवाड़ा के हैं जानकी लाल भांड, बहुत ही फेमस है। और जो जानकी लाल भांड है ना, इनको 2024 में पद्मश्री भी मिला था। कब मिला था? 2024 में। इतने फेमस हैं, इतने तो तुम नहीं हो फेमस है, इतने की ये हैं। और आपको पता होना चाहिए एक परशुराम भांड भी है, जो कहाँ के हैं? केलवा राजसमंद के हैं। कहाँ के हैं? केलवा राजसमंद के हैं। कौन है? जल्दी से बोलो। केलवा राजसमंद के हैं परशुराम भांड। समझ आ गई या नहीं आएगी बात? परशुराम भांड कहाँ के हैं? केलवा राजसमंद के हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान में लीलाओं के बारे में। राजस्थान है, वहाँ पर कौन कौन सी लीलाएं की जाती है? मुझे बताओ, आपको पता है क्या राजस्थान में कौन कौन सी लीलाएं होती है? लीलाओं के बारे में बात कर ले क्या जल्दी से? अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, राजस्थान में रामलीला भी होती है। होती है या नहीं होती है? हाँ जी। राजस्थान में रासलीला भी होती है। होती है या नहीं होती है? हाँ जी। रामलीला भी होती है, रासलीला भी होती है। और रासलीला और रामलीला से देखा जाए तो रामलीला से संबंधित ही एक और लीला है जिसको बोलते हैं रामत। क्या बोलते हैं? रामत। ये तो मेन लीला है, और इनके अलावा भी बहुत सारी लीलाएं होती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा गौर लीला का बार, या फिर आपने नाम सुना होगा सनकाड़ियों की लीला का। ये एक लीलाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। किस किस को पता है सनकाड़ियों की लीला के बारे में? तो देखो, सबसे पहले याद रखना है आपको। तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है जो सनकाड़िया की जो लीला है, इनकी लीला है, जल्दी से बोलो। जो सनकाड़िया की लीला होती है ना, ये कहाँ पर होती है? इनका प्रमुख केंद्र कौन सा है? बस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये गोसुंडा है। कौन सा है? गोसुंडा कहाँ पर पड़ता है? पता है क्या आपको? गोसुंडा पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। तो गोसुंडा और बस्सी है जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहाँ पर होती है सनकाड़ियों की लीला है। अब गौर लीला कहाँ पर होती है? इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल है, छोटे छोटे फैक्ट याद रखने। गौर लीला होती है ना, जो आबू क्षेत्र में होती है। और आबू क्षेत्र में कौन करता है? गणगौर। आपने नाम सुनिए क्या? हाँ जी। तो गणगौर पर करते हैं। गणगौर पर कौन करेंगे गौर लीला? गैसे गौर, गैसे गरासिए करेंगे। कौन करेंगे? गरासिए करेंगे। गौर लीला कौन करते हैं? गणगौर पर ऊपर गरासिए गौर लीला करते हैं।
समझ आ गई यहाँ तक बात? अगर समझ आ गई तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रामलीला के बारे में। रामलीला के बारे में हम बात करते हैं तो आपको पता ही होगा, रामलीला नाम से पता चल रहा है भगवान राम के चरित्र के बारे में इसमें बात होती है। और बहुत से लोगों ने तो देखी भी होगी रामलीला, देखिए ना। इसका प्रारंभ पूछा जाता है कि रामलीला का प्रारंभ किसने किया था, तो आपको याद रखना है तुलसीदास जी ने किया था। किसने किया था? तुलसीदास जी ने किया था। किसने किया था? तुलसीदास जी ने किया था। याद है रे, याद आपको? तुलसीदास जी ने इसका प्रारंभ किया था। किसका किया था? रामलीला का प्रारंभ किया था। ठीक है, राजस्थान में ये है ना कब शुरू हुई थी, तो आपको पता रहना चाहिए। पहले रासलीला का शुरुआत हुआ था राजस्थान में, उसके बाद से रामलीला शुरू हुई थी। सबसे पहले कौन शुरू हुई थी राजस्थान में? रासलीला शुरू हुई थी और उसके बाद रामलीला की शुरुआत हुई थी। अब कहाँ कहाँ की फेमस है रामलीला, ये भी पता होना चाहिए। तो आपने बिसाऊ का नाम सुना है क्या? जी हाँ, हमने तो सुना है बिसाऊ का नाम। आप बोलोगे पटौदा का नाम सुने है क्या, जिसे पाटौदा भी बोलते हैं? हाँ जी भाई साहब, पाटौदा का भी नाम सुना है। भरतपुर भी सुना है क्या आपने? हाँ जी, भरतपुर भी सुना है। तो भाई साहब यहाँ की जो रामलीला होती है ना, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहाँ कहाँ की? बिसाऊ की, पाटौदा की और भरतपुर की। अब भरतपुर में जगह कौन सी है अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है वेंकटेश। कौन सी जगह है? वेंकटेश जगह। पाटौदा की बात पूछ ले, पाटौदा कहाँ पर पड़ता है? कोटा में पड़ता है। ठीक बात है। बिसाऊ कहाँ पर पड़ता है? किस किस को पता है बिसाऊ कहाँ पर पड़ता है? अजी बिसाऊ तो झुंझुनू में पड़ता है। आप बोल दोगे या नहीं बोल दोगे? जी हाँ, हम तो बोल लेंगे। ये आपको बात याद रहनी चाहिए। एक और बात बता दूं मैं आपको, अगर फैक्ट याद करना हो तो, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जो ये बिसाऊ है, क्या है? जो ये बिसाऊ है ना, तो बिसाऊ की रामलीला होती है वो मुखाभिनय पर आधारित होती है। यानी कि इसमें बात नहीं होगी, मुख का अभिनय करके, मुख की कला करते दिखाकर रामलीला बताई जाती है। समझ आ गई बात? समझ आ गई क्या? अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो हम बात कर लेते हैं रामलीला से मिलता जुलता रामत है। क्या है? रामत है। जो रामत होता है ना, इसमें राम के संपूर्ण जीवन को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। हर एक बात राम के भगवान के जीवन की नहीं बताई जाती है। इसमें जो मुख्य मुख्य घटनाएं होती है राम भगवान के जीवन की, उनके बारे में ही दिखाया जाता है। आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जो रामत होती है ना, कौन होती है? रामत होती है। इसका प्रदर्शन करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? रावल बोलते हैं। यानी कि रावल होते हैं जो कि रामत का प्रदर्शन करते हैं। नाम से पता चल जाएगा आपको, मुझे पता है इतने तो आप समझदार हो, आप नाम देखोगे और बता दोगे। समझ आ गई बात यहाँ तक? अगर यहाँ तक बात आ गई तो अब हम बात करते हैं रासलीला के बारे में। रासलीला के बारे में तो आपको पता है, हर किसी को पता होता है कि रासलीला है वो किसके जीवन पर आधारित होती है। भाई साहब, रासलीला तो भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है। होती है नहीं होती? हाँ जी। इसकी शुरुआत किसने की थी भाई साहब? इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी आपको पता होगा। इसकी उत्पत्ति होती है जो वल्लभ संप्रदाय से मानी जाती है। जल्दी से बताओ, वल्लभ किससे? वल्लभ संप्रदाय से उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? रासलीला की मानी जाती है। जो रासलीला होती है किस पर आधारित होती है? भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है, उनकी रासलीलाओं पर आधारित होती है। ठीक बात है? हाँ जी, हमको तो बात पता चल गई। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए। क्या बात है? कि जो रासलीला है इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो भाई साहब, जो रासलीला है ना, इसका प्रमुख केंद्र फुलेरा है। क्या है? फुलेरा। फुलेरा कहाँ पर पड़ता है? किसको पता है क्या? अजीब, फुलेरा तो जयपुर में पड़े थे, तो जयपुर में पड़ता है फुलेरा। वो इसका क्या है? प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है। लेकिन फुलेरा तो पड़ता है, लेकिन इसके प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो याद रखना आप, शिवमाल है। कौन है? शिवमाल है। शिवमाल कुमावत है, जो कि कहाँ के हैं? भरतपुर के हैं। समझ आ गई बात यहाँ तक? भरतपुर के हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। यानी कि राजस्थान की लीलाओं के बारे में हमने बात कर ली। रिवीजन करवा देता हूँ राजस्थान की लीलाओं के बारे में। सनकाड़ियों की लीला है, कहाँ पर होती है? गोसुंडा बस्सी चित्तौड़गढ़ में होती है। समझ आ गई बात? हाँ जी। गौर लीला की बात करते हैं, कौन करते हैं? गौर लीला गणगौर प्रभु पर ग्राह्य करते हैं। हाँ जी। अब बात करते हैं रामलीला के बारे में। जो रामलीला है वो शुरू किसने की थी? रामलीला तो तुलसीदास जी ने शुरू की थी। कहाँ की मुख्य रामलीला फेमस है? बिसाऊ झुंझुनू की फेमस है। वैसे रामलीला कहाँ कहाँ की फेमस है? बिसाऊ झुंझुनू की तो मुख्य रामलीला है। उसके अलावा पाटौदा कोटा की है, वेंकटेश भरतपुर की है।
अब बात करते हैं रासलीला के बारे में। जो रासलीला है भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित होती है। वल्लभ संप्रदाय ने इसकी शुरुआत की थी। फुलेरा जयपुर इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। शिवकुमार भरतपुर रासलीला के कलाकार हैं। हाँ जी, अब हम बात करते हैं रामत के बारे में। रामत है, इसका प्रदर्शन कौन करता है? अरे इसका प्रदर्शन तो रावल करते हैं। रामत होती है, कौन होती है? रामत होती है। इसमें पूरे भगवान राम के जीवन को नहीं बताया जाता है, मुख्य मुख्य घटना को ही बताया जाता है। यहाँ तक समझ आ गई तो अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई तो आप कमेंट करना है। क्या करना है? आपको कमेंट करना है, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखो, अब हम बात करते हैं भवाई के बारे में। भवाई के बारे में तो आपने सुना होगा, आप जानते भी होगे। अजी हाँ जी, भवाई के आदि पुरुष किसको कहा जाता है? बागाजी जाट है ना, उनको भवाई का आदि पुरुष कहा जाता है। कौन है? बागाजी जाट है। कहाँ के हैं ये? अजी ये तो केकड़ी अजमेर के हैं। समझ आ गई बात यहाँ तक? किस किस को बात समझ आ गई कि जो भवाई है, कौन है? भवाई है, इसके जो आदि पुरुष माना जाता है। कौन है ये? आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष हैं तो भाई साहब कहाँ के हैं? केकड़ी अजमेर के हैं। कौन है? बागाजी जाट हैं। मुख्यतः बात की जाए, अगर मैं बात कर दूं मुख्यतः भवाई कहाँ का है, तो मुख्यतः भवाई है ना, जो आपको याद रखना है, गुजरात का है। लेकिन जो राजस्थान है वहाँ पर कहाँ पर किया जाता है? जो राजस्थान है वहाँ पर गुजरात की जहाँ सीमा लगती है ना, वहाँ पर किया जाता है भवाई। अब अगर मैं बात कर दूं प्रसिद्ध नाट्य के बारे में, तो बीकाजी एक है। बीकाजी क्या है? बीकाजी नमकीन नहीं है, बीकाजी है। जो किसने किया था? बागाजी ने। ठीक है, किसने किया था? बागाजी ने। एक है संगाजी, नाम से याद हो जाएंगे, किसने किया था? संगी जी ने। किसने किया था? संगीत जी ने। यह प्रसिद्ध भवाई नाट्य हैं, बीकाजी और संगाजी। बीकाजी किया था बागाजी ने, बेबे से याद हो गया। संगाजी किया था संगी जी ने, से याद हो गया या नहीं हो गया? लेकिन एक प्रसिद्ध भवाई नाट्य एक और है जो बहुत अच्छा है, आपको पता होगा, शांति गांधी के बारे में। किस किस को पता है शांति गांधी के बारे में? आप भूल ही नहीं सकते अगर आपने लोक नाट्य पढ़ा है तो। शांति गांधी ने एक नाटक लिखा था, भवाई नाट्य। उसका नाम था जसमा ओडन। क्या नाम था? जसमा ओडन नाम था। समझ आ गई बात? यहाँ तक नहीं आई? समझ आ गई तो अगर मैं पूछ लूं कि भवाई नाटक है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? अगर भवाई नाटक के प्रसिद्ध कलाकार के बारे में पूछ लूं, सांगीलाल सांगड़िया को भूल सकते हो क्या? नहीं, सांगीलाल सांगड़िया को तो आप भूल ही नहीं सकते। ये कौन है? सांगीलाल सांगड़िया। अजी ये तो भवाई नाट्य है, उसके क्या है? प्रमुख कलाकार हैं या नहीं है? जी हाँ। अब अगर मैं बात कर दूं अगले के बारे में, अगला क्या है? अगला है चार वेद। क्या है? चार वेद कहाँ की फेमस है? अजी भाई साहब, चार वेद तो नाम से पता चल जाता है, चार वेद टोंक की फेमस है या नहीं है? हाँ जी है। चार वेद कहाँ पर होती है? टोंक में होती है। होती है। अजी इसके बारे में तो आपने नाम सुना होगा, अब्दुल करीम निहग। अब्दुल करीम खां निहग के बारे में सुना होगा क्या नाम आपने? अजी आप भूल ही नहीं सकते इसको तो। ये भाई साहब टोंक नवाब था एक, नाम बताओ तो आपको, फैजुल्ला। फैजुल्ला के समय के थे। कौन? अब्दुल करीम का निहग। और एक बात और बोलता दूं मैं, जो चार बेत टोक होती है, इसमें जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसको बोलते हैं डफ। क्या बोलते हैं? डफ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और डफ का कैसे बजाया जाता है अगर यह पूछ लिया जाए तो ये घुटनों के बल बैठा जाता है और गोल गोल सा होता है, आपने मूवीज में देखा होगा, उसको बजाते हैं पकड़कर हाथ में, वही होता है डफ। समझ आ गई बात? अगर यहाँ तक समझ आ गई तो अब हम आगे बात करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना भी मत, भूल कर भी मत भूलना उसको। तो क्या बात करेंगे? अजी हम बात कर ले गौरी के बारे में। गौरी क्या है? लोक नाट्य है। अरे मरु नाट्य है क्या राजस्थान की गौरी? कौन बताएगा कमेंट करके? गौरी मरु नाट्य है या नहीं है? जी हाँ, गौरी को तो मरु नाट्य भी बोला जाता है। बोला जाता है या नहीं बोला जाता? इसको हम उसमें भी देखेंगे, लोक नृत्य में देखेंगे या नहीं देखेंगे? जी हाँ देखेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं गौरी के बारे में। गौरी का दूसरा नाम राई भी है, राई नाट्य भी बोला जाता है, गौरी नाट्य भी बोला जाता है। करता कौन है गौरी, ये पता होना चाहिए। जो गौरी है ना, जो मेवाड़ क्षेत्र में की जाती है, और करते कौन है? भील पुरुष करते हैं। कहाँ पर करते हैं? मेवाड़ क्षेत्र में करते हैं, पुरुष करते हैं। स्पेशल याद रखना, कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। और इसको भाई साहब राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य बोला जाता है। इसलिए इसको भाई साहब मरु नाट्य भी बोल देते हैं। राजस्थान का क्या है ये? तो भाई साहब ये तो राजस्थान का मरु नाट्य है। समझ आ गई या नहीं आ गई बात? अगर यहाँ तक समझ आ गई तो इसकी
जो नाट्य है इसमें छोटी नायिकाएं होती है, उनका नाम बहुत बार पूछ लेता है, तो उसको नाम याद आपको 101% होना चाहिए। इसके तो भूलने के आपके पास चांस भी नहीं है। एक है गोमा मीणा, कौन है? गोमा मीणा है, एक बात है। दूसरी का नाम कालू कीर है, कौन है? कालू कीर है। तीसरी है कान गुजरी, और कान गुजरी का तो बहुत बार पूछा गया है याद, कान गुजरी है। और मीवावन है, कौन है? मीवावन है। और नाहर भी है। ये है भाई साहब, ये कौन है? प्रसिद्ध नाटिकाएं हैं, जो छोटी नाटिकाएं होती है ना, जो काम करती है, वो कौन है? गोगा मीणा है, कालू कीर है, कान गुजरी है, मेवावन है और नाहर है। इनके बारे में आपको भूल नहीं सकते हम, स्पेशल कान गुजरी के बारे में और गोगा मीणा के बारे में। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं आगे एक चीज के बारे में। बात कर ले क्या? जल्दी से बताओ मुझे, बात कर ले क्या? कि हाँ बात कर ले। कि भाई साहब मैं बोल दूँ आपको कि टूटा क्या होता है? सुना है क्या आपने टूटा क्या होता है? अरे भाई साहब सुना है क्या टूटा क्या होता है? नहीं सुना? टूटकी सुना होगा, फोड़िया सुना होगा। अरे सुना तो है, शादियों में नहीं होता क्या टूटकी या फिर टूटिया? सबने सुना होगा एक ना एक बार। तो ध्यान रखना, ये जो वर होता है ना, उसकी बारात जाने के बाद जो वर पक्ष की महिलाएं होती है, कौन होती है? वर पक्ष की जो महिलाएं होती है, दूल्हे वाली महिलाएं होती है, वे वर वधू की नकल करती है और स्वांग करती है, यानी कि अलग से ही ख्याल दिखाती है। यानी कि वो नकली विवाह करती है। क्या करती है? नकली विवाह करती है। हम सिंपल सी भाषा में बोल देते हो, क्योंकि असली विवाह कैसे करेगी? वो कर सकती है क्या? नहीं। तो नकली विवाह कर लेगी और ऐसा स्वांग दिखाएगी जैसे कि उनकी शादी हो गई। उसको बोलते हैं टुटकी, टूटिया, कई जगह इसको खोड़िया भी बोलते हैं। कई जगह क्या बोलते हैं इसको? खोड़िया भी बोल सकते हैं। तो नाम आ सकता है, पूछ सकता है, आपको पता भी होगा। अब हम बात करते हैं एक थिएटर के बारे में, उसका नाम है फारसी थिएटर। सुना है क्या किसी ने नाम फारसी थिएटर के बारे में? आपने नाम सुना है क्या? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना है, फारसी थिएटर के बारे में किसने नाम सुना है? जी हाँ, जो फारसी थिएटर है ना, ये कहाँ पर है? कहाँ पर है बताओ मुझे? ये राजस्थान में, सबको पता है वो तो राजस्थान में, लेकिन ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। शुरू किसने किया था? अजी राम सिंह ने किया था। राम सिंह कौन से वाले थे अगर ये पूछ लूँ तो मैं? राम सिंह सेकंड वाले थे। कब शुरू किया था? 1878 में शुरू किया था। इसका नाम क्या था भाई साहब? इसका नाम था राम प्रकाश थिएटर। क्या नाम था? राम प्रकाश थिएटर। अब तो नहीं भूलोगे ना राम प्रकाश थिएटर के नाम से? तो आपको पता ही होगा राम प्रकाश थिएटर था। किसने शुरू किया था? राम सिंह ने शुरू किया था। राम सिंह सेकंड ने 1878 में शुरू किया था। ये कैसा था? ये फारसी थिएटर था। ठीक बात है, हाँ जी बात है, हम भूल ही नहीं सकते। अब ऐसा ही एक थिएटर है गंगा थिएटर। कौन है? गंगा थिएटर कहाँ पर है? अजी गंगा जी कहाँ के थे? गंगा जी तो भाई साहब बीकानेर के थे। तो ये कहाँ पर है? बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। अगर मैं पूछ लूँ भवानी नाट्यशाला कहाँ पर है? भवानी नाट्यशाला कहाँ पर है? फैक्ट है, ये याद रखना है आपको। भवानी नाट्यशाला कहाँ पर है? तो याद रखना है आपको, भवानी नाट्यशाला है वो झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। यहाँ तक समझ से बात हो गई, हर एक बात समझ आ गई। तो अगर मैं पूछ लूँ आपसे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 101% आपको पता होना चाहिए, उसको तो भूलने का आपके पास चांस ही नहीं है। क्या? कि जो सबसे पहला रासदारी नाटक था वो मेवाड़ में किसने लिखा था? हाँ फैक्ट है, सबसे पहला फर्स्ट रासधारी नाटक किसी को पता है क्या? किसने लिखा था मेवाड़ में? अजी एक ही तो इंसान हुए थे, मोतीलाल जाट। कौन थे? मोतीलाल जाट ने लिखा था। किसने लिखा था? मोतीलाल जाट ने लिखा था। अब तो नहीं भूलोगे ना? अगर अभी तक आपको याद नहीं आया तो अब मत भूलना। किसने लिखा था फर्स्ट राजधारी नाटक मेवाड़ में? मोतीलाल जाट ने लिखा था। और यहीं पर आपके लोक नाट्य कंप्लीट होते हैं। लेकिन 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 जाने की सोचना भी मत, क्योंकि अब हम बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे राजस्थान की फड़ों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? राजस्थान की फड़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो भी आपको पता होनी चाहिए और बहुत बार पूछा जाता है। फड़ क्या होती है किसी को पता है क्या? पहले मुझे बताओ, फड़ होती है वो होती क्या है? किस किस को पता है फड़ क्या होती है?
और इसके प्रस्तुति कौन करता है? तो याद रखना, फड़ की प्रस्तुति या फड़ को कौन बाजता है? भोपा जाति। कौन सी जाति है? भोपा जाति है। कौन सी जाति है? भोपा जाति है, ये याद रखना है। फड़ का जो प्रस्तुति है वह भोपा जाति द्वारा की जाती है। फड़ क्या है? फड़ राजस्थान का एक परंपरागत लोक नाट्य चित्रकला की एक विशिष्ट शैली है। तो भाई साहब, इसको अपन लोक चित्रकला भी मान सकते हैं और लोक नाट्य भी मान सकते हैं। क्या? लोक कला भी मान सकते हैं, लोक नाट्य भी मान सकते हैं, लोक चित्रकला भी मान सकते हैं। तो पूछ ले फड़ क्या है, तो याद रखना लोक चित्रकला भी है और लोक नाट्य भी है। तो कहीं तो इसको हम चित्रकला में पढ़ेंगे तो कहीं तो उसमें टिक करके आ जाएंगे कि ये तो चित्रकला है। नहीं, ये लोक नाट्य भी है। आपको ये बात याद रखनी है। अब देखो, मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको। चित्रित फड़ होती है ना, उसमें दो भाषा होती है। उसकी सहायता से जो देखने वाले होते हैं उनके सामने सीधा तान कर भोपा जाति का आदमी होता है और रावण अत्था बजाता है और अन्य वाद्य यंत्र बजाते हुए उसको गाता है, यानी उसका बाजता है। ठीक बात है, ये बात याद रखनी है आप। और आपको एक बात और याद रखनी है, जो भोपी होती है ना, भोपा होएगा तो भोपी भी होगी। तो डंडे से अगर फड़ के कुछ अंश होते हैं उनकी ओर इशारा करती है। अगर नाचती होती है वो, तो गाती होती है। तो अगर फट जाती है या जीर्ण शीर्ण हो जाती है, थोड़ी बहुत बेकार हो जाती है, ये समझ सकते हैं। तो जो पुष्कर सरोवर होता है ना, उसमें फड़ को विसर्जित कर दिया जाता है। यह आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि फड़ को विसर्जित कहाँ पर किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है मुझे बताओ जल्दी से। पुष्कर सरोवर में। कहाँ पर? पुष्कर सरोवर में विसर्जित कर दिया जाता है। अगर फड़ होती है जो जीर्ण शीर्ण हो जाती है, फट वट जाती है, तो याद रखना जो फड़ होता है उसका जो चित्रण किया जाता है उसमें कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है, फड़ का चित्रण करते समय लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बोल दूं फड़ के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कि फड़ है उसका चित्रण का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जो भीलवाड़ा का शाहपुरा है। भीलवाड़ा का क्या है? भीलवाड़ा का शाहपुरा है। पता होगा आपको, शाहपुरा के बारे में पता है ना, वो है जो कि क्या है, फड़ का एक प्रमुख केंद्र है। शाहपुरा में फड़ चित्रित करने का कार्य कौन करते हैं? तो जोशी गोत्र होता है उसके छिपे करते हैं। कौन करते हैं फड़ चित्रित करने का काम? जोशी जो गोत्र के लोग होते हैं वो छिपे होते हैं, वो करते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इन जोशी गोत्र के छिपे को चितेरा बोलते हैं, क्योंकि क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं, इसलिए इनको चितेरा बोलते हैं। लेकिन आपको एक चितेरे का नाम पता होना चाहिए। शाहपुरा निवासी है पार्वती जोशी। कौन है? पार्वती जोशी। और पार्वती जोशी का नाम बहुत बार पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्वती जोशी है ना, वो देश की पहली फड़ चितेरी है, यानी फड़ बनाने वाली जो महिला है, जो फर्स्ट महिला कौन है? पार्वती जोशी। ये समझ आ गई बात। ये तो फड़ के बारे में चीजें देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं कुछ जो प्रमुख फड़ है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि अमिताभ की फड़ है। कौन है मुझे बताओ? एक फड़ है अमिताभ की फड़। अगर अमिताभ की फड़ के बारे में बात कर दूं मैं, तो आप क्या बोलोगे? अजी ये किसने निर्मित की थी? आप बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ जी बोलेंगे। तो रामलाल भोपा ने। किसने? रामलाल भोपा ने पतासी भोपी के साथ मिलकर। नाम है, याद रखना है आपको। किसके साथ मिलकर? रामलाल भोपा ने पतासी भोपी के साथ मिलकर अमिताभ फड़ की क्या की थी? रचना कर दी थी। लेकिन ये पूछेगा नहीं आपसे, इसलिए मैंने इसको फटाफट बता दिया। पूछेगा क्या? अजीब पूछेगा वो ये कि राज्य की प्रमुख फड़ कौन? राज्य की प्रमुख फड़ कौन सी है? तो राज्य के प्रमुख फड़ में तो आप बोलोगे हमारे लोक देवता हैं, उनको ही मानेंगे। तो पाबू जी की फड़ है या नहीं है बताओ? हाँ जी भाई साहब, पाबू जी की फड़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद होनी चाहिए पाबू जी की फड़ के बारे में हर एक चीज़। समझ आ गई बात? हर एक चीज का मतलब हर एक चीज होनी चाहिए। तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है ये। बाबू जी की फड़ क्या है? लोकप्रिय फड़ है राजस्थान की हर एक चीज। मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप भी बोर भी नहीं हो और आपको ऐसा लगे कि कोई आपसे बात कर रहा है, आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो बोर्ड पे लिखता है वो क्या है, फेस से इंटरेक्शन कर सकता है, लेकिन जो वॉइस से पढ़ाता है
वो आपको इस टाइप से बताएगा जैसे कि कोई स्टोरी चल रही हो या आपसे इंटरेक्शन कर रहा हो, आपको कान में लगाना है और बैठ जाना है और बस सुनते जाना है, आपको अपने आप समझ में आएगी चीज़ें। ठीक बात है ना? हाँ जी भाई साहब। अब मुझे बताओ, जो पाबू जी का फड़ है उसका वाचन करता है वो भोपा होता है, वो कौन सी जाति का होता है? तो आपको याद रखना है, वो या तो नायक जाति का होगा। कौन सी जाति का होगा? नायक का होगा, या फिर आयडी जाति का होगा, या फिर थोरी जाति का भोपा होता है। ठीक बात है ना? कौन कौन सी जाति का होता है? पाबूजी के फड़ का जो वाचन करता है या पाबूजी की फड़ को जो बाजता है वो नायक, आयडी या फिर थोरी जाति का भोपा होता है। इसमें पाबूजी के फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार आता है तो रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। और पाबूजी की जो फड़ होती है कब बाजी जाती है? तो रावण हत्ता का प्रयोग तो करेंगे, साथ साथ में रात में बाजेंगे। कब बाजते हैं? रात में बाजते हैं। अब आपको एक चीज और बता दूं, ये फड़ का मुख है, इसके सामने एक चित्र होता है। वो चित्र होता है ना, जो चित्र होता है, जो भाले का चित्र होता है। जो पाबूजी की फड़ है उसमें पाबूजी की एक घोड़ी है। पाबूजी की घोड़ी का जल्दी से नाम बताओ, क्या है? केसर कालमी है या नहीं है? हाँ जी, पाबूजी की घोड़ी का नाम तो केसर कालमी है। जो केसर कालमी घोड़ी है उसका जो चित्रण होता है वो कौन से रंग में होता है? काले रंग में होता है। किस किस को समझ आ गई ये बात? एक बार रिवीजन करवा दो। आप बोल दो तो हाँ जी रिवीजन करवा दो। तो दिक्कत किस बात की? सुनो अब। पाबूजी के फड़ है जो बहुत ही लोकप्रिय है, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय फड़ में किसका नाम आता है? पाबूजी की फड़ का नाम आता है। पाबूजी की फड़ है, इसका वाचन कौन सी जाति करती है? कौन सी जाति के भोपे होते हैं? तो याद रखना, नायक, आयडी और थोरी जाति के भोपे होते हैं। पाबूजी की फड़ होती है उसमें वाद्य यंत्र कौन सा यूज किया जाता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र यूज किया जाता है और रात में करते हैं। ठीक बात है। हाँ जी, पाबूजी की घोड़ी होती है केसर काल में, उसको काले रंग से चित्रित किया जाता है या चित्रित किया गया है। समझ आ गई बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं देवनारायण जी की फड़ के बारे में। देवनारायण जी की फड़ के बारे में तो एक बात आपको सबसे पता होगी कि सबसे पुरानी फड़ कौन सी है? जो देवनारायण जी की फड़ है ना, इसके बारे में तो आपको पता है ना बात? पता है या नहीं है? मुझे जल्दी से बताओ। जो देवनारायण जी की फड़ है जो राजस्थान की क्या है? सबसे पुरानी है, सबसे लंबी है और सबसे अधिक चित्रांकन वाली है। सबसे ज्यादा जो चित्रित है वो कौन सी फड़ है? देवनारायण जी की फड़ है। तो क्या बोलोगे? सबसे पुरानी, क्योंकि सबसे बड़ा नाम है तो सबसे पुरानी है। सबसे लंबी है, क्या है? सबसे लंबी है क्योंकि नाम भी तो बड़ा ही है, देवनारायण जी। समझ आ गई? और सबसे अधिक चित्र भी है, क्या है? सबसे अधिक चित्र है किसमें है? देवनारायण जी की फड़ में है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? जी नहीं, बिल्कुल से बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये तीनों चीज़ें तो हमको अच्छे से आती है। अगर मैं बोल दूं कि जो देवनारायण जी के फड़ है इसका जो वाचन होता है यानी इसको जो बाचा जाता है वो कौन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देवनारायण जी के जो फड़ है इसका वाचन गुर्जर जाति के लोग करते हैं। कौन सी जाति के लोग करते हैं? गुर्जर जाति के करते हैं। लेकिन कौन से गोत्र के करते हैं? बगड़ावत भोपे होते हैं। कौन होते हैं? बगड़ावत भोपे होते हैं। समझ आ गई बात? गुर्जर जाति के भगड़ावत भोपे होते हैं। वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी के फड़ है इसमें जंतर का प्रयोग किया जाता है। जंतर क्या है? एक वाद्य यंत्र है। और देवनारायण जी के फड़ है इसका वाचन कब होता है? इनका वाचन भी कब होता है? रात में ही होता है। ठीक बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है तो याद रखना आपको, देवनारायण जी की फड़ होती है उसमें एक सर्प का चित्र होता है। किसका चित्र होता है? एक सर्प का चित्र होता है, यानी एक सांप का चित्र होता है। और उनकी घोड़ी होती है, और जो घोड़ी होती है वो कौन सी है? लीलाधर है। कौन सी है? लीलाधर है। जिसको कौन से रंग से चित्रित किया जाता है? आपसे पूछ ले तो याद रखना, हरे रंग से चित्रित किया जाता है। हरे रंग से क्या किया जाता है? चित्रित किया जाता है। समझ आ गई या नहीं आ गई? अब आपको यही बात याद रखनी है, अगर सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है तो सबसे छोटी फड़ भी कौन है? देवनारायण जी की है। कितने की है? 2.2 सेंटीमीटर की। कितने की है? 2.2 सेंटीमीटर की फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। कहीं इसको याद कर लेंगे कि सबसे लंबी है, लेकिन याद रखना जो सबसे लंबा होता है उसकी फड़ सबसे छोटी भी हो सकती है। इसको कब? 3 सितंबर 2011 को, 3 सितंबर 2011 को 5 रुपए, जो भारतीय डाक विभाग होता है, कौन होता है?
जो भारतीय डाक विभाग होता है उसने शुरू तो कब किया था, याद रखना, 2 सितंबर को किया था और 1992 में किया था। देवनारायण की टिकट होते हैं ना, डाक टिकट, वो जारी किया था। वो कब, कितने रुपए का था, वो 2 रुपये का डाक टिकट था। लेकिन जो 3 सितंबर 2011 था तो इसको बढ़ाकर कब कर दिया था, 5 रुपये का कर दिया गया था। यहाँ तक बात कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे पहले तो यही पूछेगा इम्पोर्टेंट तो कि अब कितने की है, 5 रुपये की, इसलिए मैंने ये पहले बताया था। और अगर चांस बन जाए तो 2 रुपये की पहले थी, ये याद रखना है। कब थी, 2 सितंबर, कब, 1900, जल्दी से बोलो, 1992 में। कब थी, 1992 में, 92 ही बोला है ना मैंने, 1992 में, हाँ जी 1992 में। 3 सितंबर 2011 को कब, कितने की कर दी गई है, 5 रुपये की कर दी गई है डाक टिकट। समझ आ गई बात। अब हम बात करते हैं रामदेव जी की फड़ के बारे में। रामदेव जी की फड़ के बारे में आपको क्या क्या पता है, जल्दी से कमेंट में आपको सोचना है, दिमाग में सोचना है, मुझे बताओ। रामदेव जी की फड़ के बारे में आपको कुछ पता है क्या? जी हाँ, हमको तो पता है रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी की जो फड़ है उसके बारे में कैसे नहीं पता होगा कि इसका चित्रांकन है वो किसने किया था? तो चौथा मन था उसने किया था। किसने किया था? चौथा मन था, उसने इसका चित्रांकन किया था सबसे पहले, रामदेव जी की फड़ का। ठीक है, रामदेव जी की जो फड़ है इसका वाचन कौन करता है? तो भाई साहब, इन्होंने जो पंथ चलाया था, कौन सा पंथ चलाया था? कामड़ पंथ चलाया था या नहीं चलाया था? हाँ जी, रामदेव जी ने चलाया था कामड़ पंथ। तो कामड़ जाति के भोपे करते हैं। ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो इसमें वाद्य यंत्र भी पता होगा। रामदेव जी के फड़ में जो वाद्य यंत्र यूज होता है उसको बोलते हैं रावण हत्ता। क्या बोलते हैं? रावण हत्ता। तो रामदेव जी के में भी रावण हत्ता यूज हो रहा है, बाबू जी के में भी रावण हत्ता यूज हो रहा है, लेकिन देवनारायण जी की फड़ में होता है जंतर। डिफरेंस समझ आ गया या नहीं आया यहाँ तक? अगर यहाँ तक डिफरेंस समझ आ गया तो अब हम एक चीज की बात और करते हैं। इसके बारे में, राम दला कृष्ण दला की फड़, ये क्या चीज है? पहली बार नाम सुन रहे हो क्या? हाँ जी, हम तो पहली बार सुन रहे हैं राम दला एंड कृष्ण दला की फड़। ये क्या चीज है, ये किन की फड़ आ गई? अरे नाम से नहीं समझ आ रहा है क्या आपको? मुझे बोलो जल्दी से। यहाँ आ रहा है राम और कृष्ण भगवान का नाम आ रहा है, यानी कि ये किसके जीवन पर आधारित है? राम कृष्ण भगवान के जीवन पर आधारित है। ये तो समझ आ गई ना। और आपको ये तो पता होता है ना, जो फड़ होता है ना उसमें कोई भी जो लोग होते हैं, देवी देवता होते हैं, लोक देवी देवता, या फिर जो देवी देवता होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके चित्र होते हैं और उनके बारे में उनको बताया जाता है फड़ के बारे में, वो होता है फड़। समझ आ गई? समझ आ गई ना बात? तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? राम दला और कृष्ण दला में राम भगवान और कृष्ण भगवान के जीवन के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है, राम भगवान और कृष्ण भगवान के जीवन के बारे में बताया गया है, उनकी जो घटनाएं थी उनके बारे में बताया गया था। अब राम दला और कृष्ण दला फड़ का वाचन कौन करता है? तो याद रखना अपन को, भाटी जाति के जो भोपे होते हैं वो करते हैं। कौन करते हैं? भाटी जाति के भोपे हैं वो राम दला और कृष्ण दला फड़ का वाचन करते हैं। और वाचन कब होता है? जो राम भगवान और कृष्ण भगवान है ना, इनका वाचन होता है दिन में। कब होता है? दिन में होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रचलित है? अगर आप हाड़ौती क्षेत्र के होंगे तो आपको पता होगा, यह हाड़ौती क्षेत्र की बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अगर मैं बोल दूं जो रामदला है इसका सबसे पहले चित्रांकन है वो किसने किया था? तो इसका चित्रांकन कहाँ पर होगा? अजी फेमस गढ़ी कौन है? शाहपुरा है या नहीं है? हाँ जी भाई साहब, शाहपुरा में हुआ था। तो शाहपुरा के एक इंसान थे, उनका नाम था धुलजी। क्या नाम था? धुलजी नाम था। और वो धुलजी थे ना, उन्होंने ही इसका किया था, क्या, चित्रांकन। सही बात है। लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो रामदला और कृष्णदला की जो फड़ होती है, हाँ जी फड़ होती है, इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता है। क्या? रामदला और कृष्णदला की फड़ में किसी भी तरह के वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मुझे बताओ ऐसे कौन सी फड़ है जिसमें कि वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता है, तो तुम बोल देना रामदला और कृष्णदला की फड़ है जिसमें कि किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। समझ आ गई यहाँ तक बात? किस किस को समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो एक फड़ और इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट है, ज़्यादा टाइम तो आपका लूँगा नहीं मैं, आपको भी बताए। अब हम बात करते हैं भैंसासुर की फड़ के बारे में।
इसके बारे में बात करते हैं, बेसासुर की फड़। पता है क्या बेसासुर के बारे में आपको? जी हाँ, हमको तो पता है जी बेसासुर के बारे में। आप हमें क्या बताओगे? हम बता देंगे कि राजस्थान की एकमात्र फड़ है। क्या है? राजस्थान की एकमात्र फड़ कौन सी है? बेसासुर की फड़ है, जिसका कि वाचन नहीं किया जाता है, क्योंकि नाम में ही आ रहा है बेसासुर, तो इसका वाचन करेंगे क्या? नहीं, इसका वाचन नहीं करते हैं। जी हाँ, हमने तो बता दिया। अब मुझे बताओ, जो ये बेसासुर की फड़ है, क्या बेसासुर की फड़ है ना? हाँ जी है। इसका वाचन किया जाता है या नहीं किया जाता? नहीं किया जाता है बेसासुर की फड़ का वाचन। अब अगर मैं बोल दूँ आपको कि जो बेसासुर की फड़ है, इसकी पूजा कौन करता है, तो आप बोल दोगे एक जाति है बावरी जाति। कौन सी है? बावरी जाति है। तो जो बावरी जाति के लोग होते हैं ना, वो चोरी करने जाते हैं। क्या लोग चोरी करने जाते हैं ना, उससे पहले सगुन के रूप में बेसासुर की फड़ होती है, उसकी पूजा करते हैं। समझ आ गई बात है? हाँ जी, हमको तो समझ आ गई। यहाँ तक तो समझ आ गई बात जो आपने बताई थी, इसके अलावा कुछ नहीं आई। अरे मैंने यही तो बताई है कि जो बेसासुर के फड़ है, इसका वाचन नहीं किया जाता है, तो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी फड़ है जिसमें कि वाचन नहीं किया जाता है, जिसको कि बाचा नहीं जाता है, जिसको कि बोला नहीं जाता है। लेकिन आपको याद रखना, जो बावरी जाति के लोग हैं, तो चोरी करने से पहले सगुन के रूप में बेसासुर की फड़ है, इसकी पूजा करते हैं। समझ आ गई बात? हाँ जी। अगर मैं बोल दूँ आपको गोगा जी की फड़ के बारे में, किसके बारे में बोल दूँ? गोगा जी की फड़ के बारे में बोल दूँ कि इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप बता सकते हो क्या? मुझे बताओ। जो गोगा जी की फड़ है, इसमें डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैं वापस बोल दूं, मुझे आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं देनी, आपको फैक्ट बताने हैं, फैक्चुअल बनाना है, जिससे लास्ट टाइम आप टिक कर पाओ। तो गोगा जी की जो फड़ है, इसमें इस जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा यूज किया जाता है, तो बोल देना कौन सा? डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक बात है। आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है, और आपके जो लोक नाट्य हैं उसके बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट सीटी के लायक थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपको PYQ देखने हैं। PYQ करने, अगर इनसे बाहर आपको मिलता है तो मुझे बताना कमेंट करके कि इनसे बाहर भी मिल रहा है। अगर आप 95% क्वेश्चन सही कर पा रहे हो इनको करने के बाद से, तो आपको इनके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये मानता हूँ। फिर आपकी मर्जी, आप पढ़ना चाहो तो और किताबों का भी प्रयोग कर सकते हो, और फिर आप देख सकते हो आपके हिसाब से। बट मेरा मानना ये है, आपको पहले PYQ करना है। इस वन शॉट को लेने के बाद, एक बार वन शॉट आपने ले ली, अगले दिन आपको इसके PYQ करके देखने, उसी दिन नहीं करने, अगर जी अगले दिन करने हैं। समझ आ गई बात? आपके दिमाग में छपने में भी तो टाइम लगेगा, ऐसे तो नहीं है क्लास लेने के बाद ही छप जाएंगे। और आप इस क्लास को रिविजन के तौर पर भी आप ले सकते हो। और अगली आएगी अपनी लोक नृत्य के बारे में, तो वो क्लास देखना मत भूलना।